तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा, पशुपालकों की आय में होगी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से किसानों की आय में हो रही निरंतर वृद्धि। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती है, जिससे कि हमारे देश में पशुधन क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही समय समय पर इन योजनाओं में संशोधन कर सरकार पशुपालन के क्षेत्र में और भी मजबूती प्रदान कर रही है। दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित की जानकारी दी। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार गो जातीय और छोटे जुगाली करने वाले जैसे भेड़ और बकरी, सुअर पालन और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पशुपालन और डेयरी योजनाओं को लागू कर रही है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी चलाई है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी बनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने पशुपालन क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन 2014-15 से 2019-20 तक क्रमशः 6.28%, 7.82% और 5.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8,39,000 करोड़ रुपए अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है। इस तरक्की को देखते हुए दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ये जानकारी दी कि सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित किया है, जिससे कि पशुपालन विभाग को और भी मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की छाता योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू कर किसानों की आय में निरंतर वृद्धि कर रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई।
सरकार ने 2021-22 के बजट भाषण में टमाटर, प्याज और आलू समेत 22 खराब होने वाले उत्पादों को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की, ताकि इन खराब होने वाले उत्पादों में मूल्य वर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहाँ भी जरूरी था। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए
विचार विमर्श में हमारी पेशकश नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा। शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इतना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दो। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी।
गई मंजिल मुझे। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरे खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बर्बरी नस्ल की बकरी हैं। गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं।
गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी, अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाऊं।
तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। चाषबास करले आय उन्नति होबे। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांदगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तेलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तेल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।